हेलो फ्रेंड्स। आज हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ने वाले हैं फॉर्मुलेशन। ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। बजट कैसे बनता है। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। Formulation of the budget means the preparation of the budget estimate, that is preparing the statement of estimates of expenditure and receipt of Government of India in respect of each financial year. फॉर्मुलेशन ऑफ बजट का मतलब क्या है? बजट का एस्टिमेट बनाना किसके बेसिस पे? जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी एस्टिमेट है एक्सपेंडिचर का, ठीक है, और जो इनकम है गवर्नमेंट की, उसके अकॉर्डिंग हर फाइनेंशियल ईयर का बजट बनाना ही फॉर्मुलेशन ऑफ बजट है। ठीक है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है, फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट लेक्चर में, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में मैंने ये एक लाइन लिखी थी कि इंडिया में 2 टाइप्स के बजट बनाए जाते हैं, एक जनरल बजट और दूसरा रेलवे बजट। वो लाइन गलत है, अब उसको अपडेट कर लीजिएगा अपने पीडीएफ में। आफ्टर 2017 के बाद सिंगल बजट ही आता है सबके लिए, ठीक है, इंक्लूडिंग रेलवेज ऑल्सो। ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा, अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स द बजट एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट है वो किस नाम से है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से है। ठीक है, जो टर्म बजट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी यूज नहीं की गई है। ठीक है, ये हम इन जनरल बोलते हैं बजट, बट बजट वर्ड जो है कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। क्या यूज हुआ है इन प्लेस ऑफ बजट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन के? आर्टिकल 112 में ये है। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 में इंक्लूडेड है। In addition to the estimates of receipt and expenditure, the budget contains certain other elements. ठीक है, जो बजट है वो केवल क्या है? एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर नहीं है, इसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब वो क्या क्या है? ओवरऑल द बजट कंटेन्स द फॉलोइंग। ठीक है, बजट में क्या क्या होता है? फर्स्ट होता है एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। एस्टिमेट्स और रेवेन्यू कहां से आता है? ये आता है टैक्सेस, जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं। ठीक है, और दूसरा कैपिटल रिसिप्ट्स, ये कहां से आते हैं? ये आते हैं लोन के थ्रू, जो लोन्स होते हैं। अब लोन कहां से कौन कौन लेता है? जनरल पब्लिक लेती है। ठीक है, और क्या लेती है? फॉरेन गवर्नमेंट्स लेती हैं, कई बार दूसरी कंट्रीज को भी लोन दिया जाता है, तो उसके थ्रू जो इनकम होती है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो लोन लिया जाता है उससे जो इनकम होती है वो आता है कैपिटल रिसिप्ट्स में। ठीक है, तो ये तो हो गई टोटल इनकम जो गवर्नमेंट को मिल रही है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एस्टिमेट है इनकम का, गवर्नमेंट इनकम का, जिसमें इंक्लूड है एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट। अब नेक्स्ट क्या आता है बजट में? वेज एंड मीन्स टू राइज द रेवेन्यू, और ऐसी पॉलिसीज और ऐसे तरीके जिनसे कि रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। ठीक है, ये इंक्लूड होता है बजट में। नेक्स्ट है एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर, और जो भी जो इनकमिंग ईयर है उसमें जो खर्च होने वाला है, जो एक्सपेंड होने वाला है, उस पे जो खर्च होगा वो क्या है? एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर। ये भी किसमें होता है? बजट में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है डिटेल्स ऑफ द एक्चुअल रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर एंड द रीजन फॉर एनी डेफिसिट और सरप्लस इन द ईयर। ठीक है, और जो भी करंट ईयर होता है उसमें जो एक्चुअल जो इनकम है और जो खर्च हुआ है क्लोजिंग ईयर में, यानी कि जो करंट ईयर जिसमें बनाया जा रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, उस करंट ईयर में जितनी इनकम हुई है और जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उसकी डिटेल
और ये भी बताना कि डेफिसिट है यानी कि घाटा हुआ है या फिर सरप्लस है या फिर प्रॉफिट हुआ है, इसका रीजन भी देना। ये सब भी किसमें इंक्लूड होता है? बजट में। जो मतलब करंट ईयर चल रहा है और नेक्स्ट ईयर का बजट बन रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के बजट में जो करंट ईयर है उसका भी घाटा या उसका फायदा भी इंक्लूड होता है बजट में। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज ऑफ कमिंग ईयर, दैट इज टैक्सेशन प्रपोजल्स, prospects of revenue, spending programs and introduction of new schemes and project। ठीक है, और जो इनकमिंग ईयर, जिस ईयर के लिए फाइनेंशियल बजट बन रहा है, उसमें टैक्सेशन प्रपोजल की टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा, क्या पॉलिसीज रहेंगी और नए रेवेन्यू कहां से आ सकता है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, और कौन कौन से प्रोग्राम पे पैसा खर्च होगा उसकी इंफॉर्मेशन, और कौन कौन से नए स्कीम्स और प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होंगे उसकी इंफॉर्मेशन। ये सब किस में इंक्लूड होता है? बजट में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एजेंसीज। कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो बजट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं? तो इंडिया में 4 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉर्मेशन ऑफ बजट में इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट है फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। ठीक है, अब फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है, इट हैज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बजट बनाने की, एंड प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड लीडरशिप एंड डायरेक्शन, और यही जो भी लीडरशिप है और डायरेक्शन है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, यानी कि जो एंड अथॉरिटी है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज, दे हैव अ डिटेल्ड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं, इनका क्या काम है? इनके पास जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी नॉलेज होती है, जो किसको ये प्रोवाइड करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करती है, और वो इंफॉर्मेशन हेल्प करती है बजट फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये 2 हो गए। नेक्स्ट एजेंसी है द प्लानिंग कमीशन। इट फैसिलिटेट्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्लान प्रायोरिटीज इन द बजट। और जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करता है? कौन सा प्लान प्रायोरिटी पे होगा बजट में, ये इनकॉर्पोरेट करता है, ये बताता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द फाइनेंस मिनिस्ट्री रिमेन्स इन क्लोज टच विद द प्लानिंग कमीशन इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द प्लान प्रायोरिटी इन द बजट। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो क्लोज टच में होती है प्लानिंग कमीशन के साथ, क्योंकि जो भी नेक्स्ट ईयर में प्लान्स होंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको कौन प्लान करेगा? प्लानिंग कमीशन करेगा। और कौन सा प्लान प्रायोरिटी पे होना चाहिए ये भी प्लानिंग कमीशन ही बताएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एजेंसी है वो प्लानिंग कमीशन है। और जो लास्ट एजेंसी है वो क्या है? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ही प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग स्किल्स विच आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बजट। अब ये जो हमारे द कंट्रोलर एंड ऑडिटर हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? ये जो भी नेसेसरी स्किल्स होती हैं अकाउंटिंग की, वो बजट फॉर्मेशन में जो यूज होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को। ठीक है, तो ये 4 एजेंसीज हो गई जिनकी हेल्प से ओवरऑल बजट फॉर्म होता है। ठीक है, अब है नेक्स्ट स्टेजेस एंड प्रोसेस। फॉर्मुलेशन ऑफ बजट में कितनी स्टेजेस होती हैं और क्या प्रोसेस होता है? ठीक है, तो टोटल कितनी है? 6 स्टेजेस हैं। ठीक है, फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स बाय द ड्राइंग एंड डिसब्रशिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट है स्क्रूटनी एंड consolidation of estimate by the departments and ministries. Next is scrutiny by the finance ministry. Next is settlement of disputes. Next is consolidation by the finance ministry, and the last one is charge expenditure. ठीक है, तो ये 6 stages हो गई जो कि फॉर्मुलेशन ऑफ बजट में इन्वॉल्व होती हैं। अब हम इनको 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज है
प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट बाय द ड्राइंग एंड डिसब्रशिंग ऑफ ऑफिसर्स। ठीक है, अब ये कहां से शुरू होता है? इन सितंबर अक्टूबर, अराउंड 5 to 6 months बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, 5-6 मंथ्स पहले, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले सितंबर या अक्टूबर में फाइनेंस मिनिस्ट्री डिस्पैचेस सर्कुलर्स and forms of administrative ministry inviting their estimates of expenditure for the ensuing financial year। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है? एक सर्कुलर जारी करती है और एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को इनवाइट करती है और उनसे कहा जाता है कि वो एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्च हुआ है फाइनेंशियल ईयर में, उसका एक एस्टिमेट बना के दे। ठीक है, the administrative ministry in turn pass on these forms to their local field offices, that is to disbursing officers। अब ये क्या करते हैं? जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री होती है वो अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इन फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, डिसब्रशिंग का मतलब होता है वितरण कर देती है ऑफिसर्स को, जो लोकल फील्ड में वर्क करते हैं और जो पब्लिक के टच में होते हैं। उनके थ्रू ही पता चलता है कि टोटल एस्टिमेट क्या होगा एक्सपेंडिचर का। ठीक है, तो ऐसे फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डेटा कलेक्ट करती है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने फील्ड ऑफिसर्स को, उसमें क्या क्या कॉलम होते हैं, कौन कौन सी डिटेल वो मांगते हैं, वो दिया हुआ है। फर्स्ट मांगते हैं एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में जितना एक्सपेंडिचर था उसकी एक्चुअल फिगर्स क्या थी। नेक्स्ट, सैंक्शन्ड बजट एस्टिमेट फॉर द करंट ईयर, और जो करंट ईयर चल रहा है उसमें कितना बजट सैंक्शन किया गया उसका एस्टिमेट मांगते हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ द करंट ईयर, और अगर इन केस वो जो बजट सैंक्शन हुआ था उसमें कुछ रिवाइज हुआ है तो वो उसका एस्टिमेट भी मांगते हैं, मतलब कुछ बढ़ाया गया है या कुछ कम किया गया है करंट ईयर में, वो उसका एस्टिमेट मांगते हैं। नेक्स्ट, प्रपोज एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर, और नेक्स्ट ईयर में क्या एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्च होगा, उसका एक एस्टिमेट मांगते हैं विद एक्सप्लेनेशन फॉर एनी इंक्रीज और डिक्रीज। और अगर वो एस्टिमेट करंट ईयर से कम है या ज्यादा है उसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है उस फॉर्म में लिख के। ठीक है, नेक्स्ट है एक्चुअल्स ऑफ द करंट ईयर्स अवेलेबल। ठीक है, अब सितंबर अक्टूबर में हो रहा है तो एंड ईयर, ये मिड ऑफ द ईयर है, एंड नहीं है, अभी भी 5 to 6 मंथ रिमेनिंग है, तो उसमें एक एक्चुअल मांगते हैं कि कितना खर्च हो गया है, एक एस्टिमेट मांगते हैं कि एट प्रेजेंट कितना खर्च हो गया और कितना अवेलेबल है। ठीक है, एक्चुअल में कितना एस्टिमेट है जो अवेलेबल है और कितना स्पेंड हो गया है, तो उसकी डिटेल मांगते हैं। नेक्स्ट है एक्चुअल्स फॉर द करस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, और जो उससे करंट ईयर से पहले वाले ईयर में जो खर्च हुआ था उसकी भी एक्चुअल फिगर्स मांगते हैं। ठीक है, तो ये सब इतना डेटा हो गया जो वो फॉर्म के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कलेक्ट करती है अपने फील्ड ऑफिसर्स से। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? स्क्रूटनी एंड कंसोलिडेशन ऑफ एस्टिमेट्स बाय द डिपार्टमेंट्स एंड मिनिस्ट्री। अब जो फॉर्म कलेक्ट होके आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के पास, उससे वो क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, उनकी जांच करते हैं और क्या करते हैं? उनको कंसोलिडेट करते हैं। ठीक है, और एक एस्टिमेट तैयार करते हैं डिपार्टमेंट वाइज और मिनिस्ट्री वाइज। ठीक है, अब क्या कर होता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आफ्टर रिसीविंग द एस्टिमेट फ्रॉम द ड्राइंग ऑफिसर्स scrutinize and consolidates them for the entire department and submit them to the administrative ministry। अब जो head of the department होते हैं हर डिपार्टमेंट में, वो सारे फॉर्म्स कलेक्ट करते हैं, उनकी स्क्रूटनी करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं।
ठीक है, ओवरऑल एस्टिमेट बनाते हैं और किसको सबमिट कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को कर देते हैं। ऐसे फिर सारे डिपार्टमेंट जो है सेम प्रोसेस के थ्रू जाते हैं और अपना जो भी उनका रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट है उसका डेटा कलेक्ट करके एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को दे देते हैं। ठीक है, the administrative ministry also scrutinizes the estimate in the light of its general policies and consolidates them for the whole ministry and submit them to the finance ministry. अब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है वो अपने लेवल पे उनको चेक करती है, स्क्रूटनी करती है उनकी, ठीक है, और एक एस्टिमेट बनाती है अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जो उसकी जनरल पॉलिसीज उन्होंने बना रखी है उसके अकॉर्डिंग उसका एस्टिमेट बनाती है। उसके अकॉर्डिंग जो उन्होंने फॉर्म्स कलेक्ट किए हैं हर डिपार्टमेंट से, उसमें क्या इंक्रीज करना है क्या डिक्रीज करना है, जो भी उनकी पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग उसे बनाती है, कंसोलिडेट करती है और किसको सबमिट कर देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर देती है। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप है स्क्रूटनी बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने लेवल पे उसको चेक करती है, ठीक है, और एस्टिमेट बनाती है। ठीक है, द फाइनेंस मिनिस्ट्री स्क्रूटिनाइज द एस्टिमेट्स रिसीव्ड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से जो हर डिपार्टमेंट का डेटा कलेक्ट होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको चेक करती है, और किस पॉइंट पे चेक करती है, पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमी ऑफ एक्सपेंडिचर एंड एबिलिटी ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास रेवेन्यू की भी इंफॉर्मेशन है और जो एक्सपेंडिचर है उसकी भी इंफॉर्मेशन है जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री से कलेक्ट किया है। तो इन दोनों को मिला के इनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक एस्टिमेट बनाती है। ठीक है, इट्स स्क्रूटनी इज नॉमिनल इन केस ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस एंड मोर एग्जैक्टिंग इन केस ऑफ न्यू आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर। अब जो ये जांच करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, वो जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तो नॉमिनल करते हैं, उसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करते। लेकिन जो न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं जिन पे पैसा खर्च होगा उसको वो बिल्कुल एग्जैक्ट चेक करते हैं, उसका माइन्यूट स्क्रूटनी करते हैं। ठीक है, कि जहां पे अब जो न्यू प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं वो एग्जैक्टली यही उनका एस्टिमेट है कि नहीं। ठीक है, उनका ग्राउंड लेवल से वो चेक करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट्स होते हैं किसके बीच में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में होते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है उसने अपनी रिक्वायरमेंट दे दी फाइनेंस मिनिस्ट्री को। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को ऐसा लगता है कि ये आई थिंक मतलब ये वाला प्रोजेक्ट इतना वैल्यूएबल नहीं है, इस पे इतना एस्टिमेट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे क्या होता है, कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं ओपिनियन में दोनों मिनिस्ट्रीज में। तो उस केस में क्या होता है, यूनियन कैबिनेट आता है इन दोनों के बीच में, और जो भी यूनियन कैबिनेट का फाइनल डिसीजन होता है वही फाइनल डिसीजन होता है, वही फाइनेंस मिनिस्ट्री को मानना होता है। ठीक है, एंड में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए कौन पिक्चर में आता है, यूनियन कैबिनेट पिक्चर में आता है, और जो डिसीजन कैबिनेट लेता है वही फाइनल डिसीजन माना जाता है और उसी को ही फाइनेंस मिनिस्ट्री को मानना होता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फोर्थ, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब डिस्प्यूट भी सेटल हो गए। इसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, उसे कंसोलिडेट करती है। कैसे करती है, आफ्टर दिस द फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसोलिडेट द बजट एस्टिमेट ऑन द एक्सपेंडिचर साइड। जो भी खर्च होने वाला है उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो एस्टिमेट बना लेती है एक्सपेंडिचर साइड का। ठीक है, अब बात आती है कि इनकम कितनी हुई है, रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ है, उसकी इंफॉर्मेशन कहां से आए। अब उसके लिए क्या होता है, बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एक्सपेंडिचर द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर द एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू इन द कंसल्टेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।
अब क्या करती है, जब उसके पास एस्टिमेट बन जाता है एक्सपेंडिचर का, फाइनेंस मिनिस्ट्री किससे कंसल्ट करती है, रेवेन्यू को लेके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस से और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस से कांटेक्ट करती है और उनसे कंसल्ट करती है अपने एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू के रेफरेंस में। अब डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट सैलरी से कट होकर या फिर जो भी इनकम होती है, इनकम से जो टैक्सेस कट होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हर प्रोडक्ट पे एक टैक्स कलेक्शन होता है, वो जो टैक्सेस होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। तो उन दोनों से ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की इंफॉर्मेशन लेती है, वही रेवेन्यू होता है। आफ्टर दैट इट इज ऑल्सो असिस्टेड इन द रिगार्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। ठीक है, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है और कस्टम डिपार्टमेंट है, उनसे भी असिस्टेंट लिया जाता है रेवेन्यू के रिगार्ड में। ठीक है, अप्रूवल बाय द कैबिनेट, द फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लेस द कंसोलिडेट बजट बिफोर द कैबिनेट। और एक बार कैबिनेट उसे अप्रूव कर देता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन कैबिनेट जब अप्रूव कर देता है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री एक कंसोलिडेट बजट बना के कैबिनेट के सामने उसे रख देती है। ठीक है, आफ्टर द प्रपोजल ऑफ कैबिनेट द बजट कैन बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। और एक बार कैबिनेट उसे अप्रूव कर देती है तो वो बजट फिर किसके सामने प्रेजेंट होता है, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट मस्ट बी मेंशन्ड हियर दैट द बजट इज अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, बजट क्या है, एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है एंड शुड नॉट बी लीक आउट बिफोर इट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट होने से पहले इससे लीक नहीं होना चाहिए, ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसका फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। अब नेक्स्ट और फाइनल स्टेप है चार्ज एक्सपेंडिचर। ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो बजट होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है मेड एक्सपेंडिचर। जो टोटल फंड अवेलेबल होता है उसको टू में डिवाइड करते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर वो होता है जो नॉन वोलेटेबल होता है, उसके लिए वोटिंग नहीं होती है और करंट गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है कैसे इसको स्पेंड करना है। जबकि मेड एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्रेजेंट किया जाता है और उसमें वोटिंग होती है दोनों पार्टीज में, करंट में और अपोजिशन में, और उसके बाद उसे पास किया जाता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर जो है उसमें क्या क्या कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं, किनके बेसिस पे वो एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, मतलब वो कहां पर यूज होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट है उसका द एमुलेंसमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू हिज ऑफिस। तो प्रेसिडेंट की जो सैलरी है और उसके अलाउंसेस हैं उस पे, और जो भी उसके ऑफिस से रिलेटेड है उसके एक्सपेंडिचर पे ये खर्च होता है, चार्ज एक्सपेंडिचर। सेकंड, द सैलरीज और एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। और किसके, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउसेस, इनकी सैलरीज और अलाउंसेस पे स्पेंड होता है। नेक्स्ट है द सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं उनकी सैलरीज, अलाउंसेस और पेंशन पे स्पेंड होता है चार्ज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट है द पेंशंस ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के पेंशंस पे, और विच एक्सरसाइज jurisdiction in relation to any area included in the Indian territory, जो कि इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट में सर्विस दे कर चुके हैं उनकी पेंशन्स पे खर्च होता है ये। द सैलरी, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है उसकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशंस पे, पेंशंस चार्ज एक्सपेंडिचर से लिया जाता है। नेक्स्ट है द सैलरीज, अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स की सैलरी,
अलाउंसेस एंड पेंशंस कहाँ से दी जाती है? चार्ज एक्सपेंडिचर से दी जाती है। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर ऑफ जर्नल एंड द यूपीएससी इंक्लूडिंग द सैलरीज अलाउंसेस पेंशन ऑफ द पर्सन सर्विंग इन देयर ऑफिस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सुप्रीम कोर्ट के जितने भी लोग हैं जो सर्विसेज दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, ऑडिटर, कंट्रोलर एंड जर्नल ऑफ इंडिया के ऑफिस के लोग, यूपीएससी में इंक्लूड जितने भी लोग हैं जो सर्विस दे रहे हैं, उनकी सैलरी, अलाउंसेस और पेंशंस पे कहां से ली जाती है? चार्ज्ड एक्सपेंडिचर से ली जाती है। द डेब्ट चार्ज्ड फ्रॉम विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्जेस एंड redemption charges and other expenditure related to rising of loans, services and redemption of debt। ठीक है, तो ऐसे डेप्थ जो कि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है या फिर जो फंड है वो डूब रहा है, सिंक हो रहा है, ऐसे चार्जेस, या फिर रिडम्पशन चार्जेस यानी कि जिनसे मुक्ति दिलवानी है, जैसे मान लीजिए किसी कंट्री से ले रखा है, उसको हमें रिडीम करना है, उसको खत्म करना है, ऐसे चार्जेस, या फिर और भी खर्चे जो लोन से या सर्विस से रिलेटेड हैं, वो सब कहाँ से स्पेंड होते हैं? चार्ज एक्सपेंडिचर से स्पेंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनी सम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई एनी जजमेंट, डिक्री और अवार्ड ऑफ एनी कोर्ट और आर्बिट्ररी ट्राइब्यूनल। ठीक है, अब ऐसा कोई जजमेंट या फिर ऐसा कोई फरमान या कोई अवार्ड जो कि किसमें हुआ है, किसी मध्यस्थता या अदालत के थ्रू हुआ है, वो भी कहां से दिया जाता है? चार्ज एक्सपेंडिचर से ही दिया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट में किसी ने किसी पे पेनल्टी डाल दी या फिर कुछ अवार्ड दे दिया किसी को, तो वो सब भी कहां से जाता है? चार्ज एक्सपेंडिचर से ही जाता है। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय द पार्लियामेंट टू बी सो चार्ज, और ऐसा कोई डिक्लेरेशन जो पार्लियामेंट ने किया है वो भी कहां से चार्ज होता है? चार्ज एक्सपेंडिचर से ही लिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। अब हमारा बचा है लास्ट टॉपिक, एग्जीक्यूशन ऑफ बजट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे और हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच। और प्लीज जो भी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ दी है उसको एक बार आप जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये ऑलरेडी बुक में गिवन है और इतना टाइम मिला नहीं कि मैं उसको वन बाय वन अपडेटेड उसकी न्यूज देखती। ठीक है, तो जितना मेरे से पॉसिबल हुआ उतने मैंने किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपडेटेड न्यूज है किसी के पास तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड कर लूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।